मुश्किल कानूनी मसाइल से डील करने के लिए आपको ज़रूरत है एक ऑथेंटिक लॉ फर्म की, एक ऐसी फर्म जो मजबूत और पॉजिटिव रेपुटेशन रखती हो। आपको जरूरत है जैक सोलिसिटर्स की, जिसकी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए जैक एसोसिएट्स और सोलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208 478 1391। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग व्यूअर्स, प्रोग्राम द लॉ शो आप देख रहे हैं और मैं हूं जाकिर ख़ान। हमारा प्रोग्राम हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे शाम 6 से 7 बजे के दरमियान होता है। आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। किसी किस्म का आपको कोई कानूनी मसला है तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज 26 मार्च 2019 है और 29 मार्च 2019 की जो थी वो डेडलाइन थी कि यूके EU से बाहर होगा या निकलेगा और ब्रेग्जिट होगा। लेकिन अभी भी जो हम हालात देख रहे हैं, सिचुएशन इस हवाले से क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। डील होती है या कोई भी डील नहीं होती या एक लॉन्ग एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। पिछले हफ्ते तो हमारा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन पिछले हफ्ते ही जो है वो, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि एक्सटेंशन 29 मार्च से उसको EU ने एक्सटेंड किया। अभी करंटली 12 अप्रैल तक अनकंडीशनल एक्सटेंशन है और 22 मई तक अगर इस हफ्ते जो गवर्नमेंट की जो विड्रॉल डील है वो पास हो जाती है तो टेक्निकल एक्सटेंशन जिसे कहते हैं वो 22 मई तक होगा। अगर वो ये विड्रॉल डील पास नहीं होती इस हफ्ते तो 12 अप्रैल तक अभी एक्सटेंशन है और इसमें हमने देखना ये है कि क्या होता है, डील होती है नहीं होती। बहरहाल अगले एक आध दो हफ्ते में सिचुएशन कदरतन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके जो भी फिर रिज़ल्ट्स निकलते हैं, जो भी डील होती है नहीं होती, उसकी क्या EU नेशनल्स पे और उनके डिपेंडेंट पे क्या असरात होते हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम से ज़रूर बताऊँगा। फॉर द टाइम बीइंग जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी, सेटलमेंट स्कीम EU नेशनल्स के लिए या उनके डिपेंडेंट्स के लिए, अभी टेस्ट फेज़ में थी। वो 30 मार्च 2019 यानी कि 3-4 दिन में वो फुली एक्टिव हो जाएगी। और उसमें जो EU नेशनल्स यहाँ पे रह रहे हैं और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे सेटलमेंट की एप्लीकेशन करना या प्री सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा। और तो इसलिए अगर आप यहाँ पे EU नेशनल हैं या आप उन EU नेशनल के डिपेंडेंट हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको सेटल स्टेटस की स्कीम के तहत अपनी एप्लीकेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं मालूम तो आपको चाहिए कि किसी भी सोलिसिटर से वकील से रब्ता करके अपना केस डिस्कस करें। नाज़रीन, हमारा नंबर जो लाइव कॉल का होता है स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे कॉल करके आप मुझसे इस वक्त बात कर सकते हैं। अगर आपकी इस प्रोग्राम में मुझसे बात नहीं होती तो जब हम ब्रेक पे जाते हैं या प्रोग्राम के आखिर में उसमें मेरा ईमेल एड्रेस आता है। आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझे प्रोग्राम के बाद भी किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो हमारा YouTube जो है उसमें प्रोग्राम आज अगले दिन जो है वो डाउनलोड तकरीबन हो जाता है। जो जैक सोलिसिटर्स का YouTube चैनल है उसमें भी आप प्रोग्राम को जो है उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो वंस अगेन अगर आपने हमें कॉल करनी है, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जब आपकी कॉल थ्रू होती है तो प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के मुझसे बात हो सके। अपना सवाल बराह मेहरबानी मुख्तसर रखें। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर से हम बात कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपकी इस प्रोग्राम में मुझसे बात हो भी जाती है, बेहतर होता है किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता इस प्रोग्राम में कि मैं बहुत डिटेल में आपसे आपकी जो लीगल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकूं। तो प्रोग्राम का आगाज़ अपने पहले कॉलर से करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम आरिफ है। कैसे हैं आप भाईजान, ठीक हैं आप? जी आरिफ साहब, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या आप आज आपने कैसे कॉल किया?
जी मेरे दो क्विकली छोटे से सवाल हैं कि मैं और मेरी वाइफ विजिटर हम आए थे, फिर हमारे दो बच्चे यहाँ बॉर्न हुए, तो वो 7 ईयर बेस पर फिर हमें 2.5 साल की लीव मिल गई। तो अब दोनों बच्चे जो है ना ब्रिटिश सिटीजन बन गए हैं, उनके पास पासपोर्ट आ गया है, तो अब तकरीबन 2 माह बाद हमारी जो है ना एक्सटेंशन है। जी तो मैंने ये पूछना था नंबर 1 के क्या मैं और मेरी वाइफ इन बच्चों के जो चाइल्ड बेनिफिट है वो ले सकते हैं, इससे हमारी एप्लीकेशन पर असर तो नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने हमें 10 ईयर के रूट पर डाला हुआ है, क्या हम इस बच्चों की बेस पर जो ब्रिटिश सिटीजन हो गए हैं इससे स्विच करके 5 ईयर वाले रूट पर आ सकते हैं? तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर वो फर्ज करो हमें नहीं देते तो क्या हमें फिर 10 ईयर पर रखेंगे या क्या करेंगे, या इससे डिटेल में बता देखिए, जहाँ तक आपके चाइल्ड बेनिफिट का सवाल है, आमतौर पे जो ब्रिटिश बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड बेनिफिट उनका राइट होता है। आप इस सिलसिले में जो चाइल्ड बेनिफिट जो एजेंसी है उनसे रब्ता करके आप उनको अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो स्टेटस है 2.5 ईयर्स का है। अगर आपको पब्लिक फंड्स नहीं अलाउड तो आप उनको बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे ब्रिटिश हैं तो वो फिर भी आपको चाइल्ड बेनिफिट दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि चूँकि ये बच्चों का जो ब्रिटिश बच्चे होते हैं उनका हक है, तो बच्चों से रिलेट करते हैं। बेशक अगर आपके पास 2.5 साल की लीव है, लेकिन बहरहाल उनसे कांटेक्ट करना होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है 10 ईयर्स के बेसिस पे, ऑल्दो के बच्चे आपके ब्रिटिश हो गए हैं, लेकिन जब आप आए थे तो आप एज ए विज़िटर आए थे, फिर आपने यहाँ पे 7 साल की बेसिस पे एप्लीकेशन की, तो आप ओवरस्टेयर थे। ऐसी सूरत में आप मेरे हिसाब से 5 ईयर्स रूट पे स्विच नहीं कर सकते, आपको 10 ईयर्स ही यहाँ पे अपने कंप्लीट करने होंगे लीगली, और उसके बाद फिर आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अभी आपकी जो एक्सटेंशन आ रही है वो भी 2.5 साल की होगी, और जैसा कि मैंने कहा है 10 ईयर्स जब आपके लीगली इस रूट में कंप्लीट होंगे तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आरिफ साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम बुशरा है जी, और मैं लिवरपूल से बोल रही हूँ। हमें 7 ईयर की पॉलिसी पे ना मिल गया स्टेटस। सॉरी कैसे क्या, सॉरी मैंने आपका मेरा जो जरा दोबारा रिपीट करें अपना सवाल। जी जरा दोबारा रिपीट करें, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। जी, क्या आपने कहा? जी, हमें 7 ईयर की पॉलिसी पे ना मिल गया स्टेटस। अच्छा, जी जी। और मसला ये है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं उनमें से जो छोटा वाला है उसको मिल गया, और जो बड़े हैं उनको नहीं मिला। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी जी, बोलिए। तो वो जो बड़े हैं उनमें मेरी बेटी है एक, वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है, फार्मेसी कर रही है, और वो 4 साल का उसका कोर्स पूरा हो गया है। उससे छोटी भी स्कॉलरशिप पे है, उससे छोटा जो बेटा है वो फुल टाइम एजुकेशन में है। प्रॉब्लम ये है कि उनको स्टेटस नहीं दिया उन्होंने कहा कि 18 से वो बड़े हैं। और हमारे वकील से बात की तो वकील ने कहा कि दोबारा से साइलम करना पड़ेगा, और अब उन्होंने दोबारा से साइलम किया रिसेंटली ना, 1 महीना हुआ होगा। और उसके बाद कोई 8 दिन के बाद ना उनको बायोमेट्रिक लेटर आ गए 2 बच्चों के, बड़ी बेटी का और बेटे का, और एक बेटी का नहीं आया। एक जो छोटी बेटी है उसको उन्होंने ना साइनिंग पे लगा दिया। जिस दिन इंटरव्यू था उसके दूसरे दिन ही ना उसको साइनिंग पे लगाया लिवरपूल में, जबकि वो पढ़ती जो है वो ब्रेडफोर्ड में है। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आई। कुछ लोग तो बड़े मतलब कह रहे थे कि ये बायोमेट्रिक आ गया, गुड साइन है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे काइंडली जरा तफसील से बताइए कि क्या केस का बनेगा और क्या होगा हमारे साथ नेक्स्ट ना। देखिए मिस बुशरा, बात यह है कि जब उन्होंने आपके छोटे बच्चे को 7 साल की बेसिस पे होम ऑफिस ने दिया, तो जो बाकी के बच्चे थे जिनकी उनकी भी आपने एप्लीकेशन की हुई थी, उनको नहीं दिया, तो उनको को अपील का राइट वगैरह दिया था कि नहीं? नहीं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। नहीं, रिफ्यूज तो किया, लेकिन उन्होंने कोई यहाँ पे अपील का राइट नहीं दिया उनको? नहीं, इन कंट्री हमने एमपी से भी बात की। अच्छा। फिर उन्होंने कहा, हमारे वकील ने ये कहा कि भी दोबारा से साइलम करेंगे, इनका कोई केस नहीं है। तो फिर इसका फिर ये पॉसिबिलिटी है कि शायद उन बच्चों का जो आपके बाकी के बच्चे थे उनके लिए आपने अप्लाई किया ही नहीं था साथ में? नहीं, हम तो मतलब हमारे साथ रहते हैं बच्चे, वो साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके जो आपके छोटे बच्चे, आप लोगों ने सारा एज अ फैमिली अप्लाई किया था इकट्ठे? जी, और हम जब से आए हैं अच्छा, यूके में
आपको दे दिया उन्होंने स्टे? जी हमें मिल गया। देखिए मेरे हिसाब से, मुझे ज़्यादा तो आपके केस की एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं मालूम और असाइलम का भी नहीं मालूम कि किस बेसिस पे बच्चों ने अप्लाई किया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बच्चे को दिया, आप दोनों को दे दिया, तीनों बच्चे बाकी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इकट्ठे यहाँ पे आए थे, जब आए थे तो अंडर 18 थे और अभी जो है वो रह रहे हैं इकट्ठे एक फैमिली यूनिट के तौर पे, तो मेरे हिसाब से तो जब उन्होंने होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ किया था तो उस डिसीजन को मेरे हिसाब से तो चैलेंज करना चाहिए था। उसमें चांस था कि शायद दे देते, लेकिन बहरहाल अभी मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से वकील ने कहा कि आप असाइलम अप्लाई करें। तो ये अभी इस वक्त टीवी पे तो डिटेल में बात नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो आप मुझसे लेटर ऑन रब्ता कर सकती हैं, फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात कर लूँगा। मेरा ईमेल एड्रेस आएगा ये ब्रेक पे जो हम जाते हैं या प्रोग्राम के एंड में, तो आप फिर मुझसे रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो हेलो जी कौन सा आप बोल रहे हैं? आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अली बात कर रहा हूँ सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अली साहब आपकी कॉल थ्रू बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यार। जी जी बोले बोले। सर मुझे ना 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस मिला है, लेकिन मैं उसमें से जी आप बोलें, आपकी कॉल थ्रू है। अगर आप टीवी अपने वॉल्यूम बंद नहीं किया और टीवी को सुन रहे हैं तो अपना बंद कर दें, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी वो कहने का मकसद ये अली साहब आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सुने, अब टीवी को ना सुने, आप बात करें, टीवी बंद कर दें। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो वालेकुम सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जनाब मैं छोटा सा क्वेश्चन ही, इतना लंबा तो नहीं बात करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं आपके पास होता। मुझे यहाँ पर 17 ईयर हो गए हैं। 17 ईयर्स। मैं सैनिंग पर भी जाता हूँ, तो 2-3 दिन पहले मुझे उन्होंने लेटर डाला है कि इंटरव्यू लेना है, तो वो मुझे वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। मैं सैनिंग पर ही, तो मुझे डिटेन करेंगे या इंटरव्यू लेकर छोड़ दीजिए या क्या करेंगे? मैं टीवी वाली बात करना चाहता हूँ। अच्छा देखें, मुझे पहले ये बताएं कि आपको 17 ईयर्स हो गए, आपकी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में है? जी एप्लीकेशन मेरी है वहाँ। और आप यहाँ पे अकेले हैं या आपकी कोई फैमिली है, बीवी बच्चे हैं? मैं अकेला हूँ। मैं मंगेतर आया था यहाँ पर, शादी करके आया था, तो सेपरेट हो गया था। और आपके यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है? नहीं बच्चे नहीं हैं। और आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में है? जी है। देखें अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में है और वो अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसले वाली बात होगी। इंटरव्यू के मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, आपकी क्या केस की नोयत है। बाज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने के लिए भी इंटरव्यू करते हैं जब आप साइन के लिए जाते हैं, कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ताकि जब आपको केस रिफ्यूज़ हो जाए और जब होम ऑफिस को वापस भिजवाना हो तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स आपके अप टू डेट हों। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपका कोई केस होम ऑफिस में चल रहा है तो फिर कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन होम ऑफिस में है, मगर उन्होंने मुझे ये रिफ्यूज़ नहीं करके भेजा, मगर मेरी खत पे तो मेरा इंटरव्यू है। अच्छा, तो उसमें आप अगर आपके कोई वकील हैं तो वो उनसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि क्या इंटरव्यू की नोयत क्या है। तो उन्होंने ये इंटरव्यू में लिखा हुआ है कि अपना पासपोर्ट या ऐसे कोई आईडी कार्ड या ये वगैरह चीज़ें लेकर आओ। जी मैंने बहुत पॉसिबल है कि वो इंटरव्यू वो आपके आईडी डॉक्यूमेंटेशन अपडेट कर रहे हों, तो बहुत पॉसिबल है कि वो इंटरव्यू उसी सिलसिले में हो। लेकिन बेहतर है कि जब आप जाएं, जो भी जाते हैं, आपके वकील से मशवरा करके, जो आपके डील कर रहे हैं उनसे मशवरा करके। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं होगी ना, जो एक चीज़ें भी मांग रहे हैं? मेरे पास वो चीज़ें नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास है। जी अगर आपके पास नहीं है, ऑलरेडी उनके पास हैं, तो बस आप बता सकते हैं कि जी सब कुछ आपके पास ही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया है। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे प्रोग्राम के बाद भी आप मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक ब्रेक का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, मैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। यूके में काफ़ी अर्से से इलीगल रह रहा था, लेकिन जैक सोलिसिटर्स की प्रोफेशनल रहनुमाई की बदौलत ना सिर्फ मुझे इंडेफिनिट वीज़ा मिला, बल्कि उन्होंने मेरी वाइफ की स्पाउस वीज़े के लिए भी मेरी मुकम्मल रहनुमाई और मदद की।
जैक सोलिसिटर्स की एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए जैक एसोसिएट्स सोलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208 478 1391। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो और मैं हूं जाकिर खान। हम जो ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? हाँ जी, मैं मिसेज मिनहास बात कर रही हूँ। मेरे आपसे 2 सवाल हैं, क्या मैं पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, बोलिए। हाँ जी, मुझे पहला ये पूछना था आपसे कि मैं जैसे माल्टीज नेशनलिटी है मेरे पास और मैं EU परमिट अप्लाई करना चाहती हूँ। कौन सी नेशनलिटी है आपके पास? माल्टीज, माल्टा की। जी जी। तो मैं जैसे EU परमिट अप्लाई करना चाहती हूँ अपने भाई का, तो वो जैसे मैरिड है तो वो उसका मैरिड में पूरी फैमिली का कर सकते हैं या सिंगल का होगा? देखें, अगर वो आपके भाई और उनकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट हैं और रही हैं तो फिर आप भाई और उनकी पूरी फैमिली का कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रूव करना होगा कि आपके भाई और उनकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट रहे हैं। जी ओके, थैंक यू। और दूसरा ये भाई मैंने पूछना था सर आपसे, मेरी जैसे छोटी सिस्टर मेरे भाई के साथ ही रहती हैं, वो अनमैरिड है, शी इज 26 इयर्स ओल्ड, तो मैं उसका भी साथ में कर सकती हूँ या उसका प्रोसेस अलग होगा? जी उनका अलग से आप करेंगी, लेकिन अच्छा, उनके साथ नहीं हो सकता फैमिली के साथ? जी जी, क्योंकि वो अगर वो भी आप पे डिपेंडेंट हैं तो उनका अलग से आप अप्लाई कर जी, सकती हैं। अलग से अप्लाई करेंगे, जैसे पूरी फैमिली वो शो नहीं होगी? नहीं, फिर उनका अलग से आप अप्लाई करेंगी। अलग से करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अहमद बात कर रहा हूँ मानचेस्टर से। सर मेरे 2 छोटे क्वेश्चन हैं। मेरे पास इंडेफिनेट लीव है सर, तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि सर ये मुल्क से बाहर कितना रह सकते हैं, और मेरे पेरेंट्स बीमार हैं पाकिस्तान में, तो अगर मैं पाकिस्तान जाके रहता हूँ इंडेफिनेट लीव पे तो कम से कम कितना टाइम रह सकते हैं, और अगर मतलब 6 महीने इधर आके रह लिए और 6 महीने उधर चले गए तो ऐसा हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो ब्रेक्जिट वगैरह का हो, इस पे हमें तो नहीं इंडेफिनेट लीव पे कोई इफेक्ट? जी नहीं, ब्रेक्जिट का नहीं, मैं आपका आंसर सर टीवी पे सुनूंगा प्लीज, थैंक यू। ठीक है मैं साहब, देखिए जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो अगर आप 6 महीने उधर रहते हैं और 6 महीने इधर, फॉर द टाइम बिंग तो ठीक है, एज लॉन्ग एज आपका मेन रेजिडेंस जो है वो यहाँ पे हो, और कोशिश करें कि 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रहें, तो आपके इंडेफिनिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर टेम्परेरीली एक ही चीज़ कर रहे हैं आप। दूसरा, जहाँ तक ब्रेक्जिट का ताल्लुक है, उसकी आपकी इंडेफिनिट से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बोलिए क्या सवाल है? आप बड़ी हेल्प करते हैं लोगों की। तो एक क्वेश्चन है कि कजन है मेरा, वो यहाँ पर ओवर स्टे था, तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक उसका निकाह हमने करवाया फ्रेंच नेशनल से। वो लड़की यहाँ पर अपने टीचर राइट एक्सरसाइज कर रही है और मस्जिद से उसको सर्टिफिकेट मिला निकाह का, तो हमने उसका केस भेजना, तो किसी बंदे ने वहीं पे हमें बताया कि इसका जो निकाहनामा है उसको पाकिस्तान से नादरा के थ्रू रजिस्टर करवा के केस सबमिट करो, ये शादी मत करवाना। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा बंदा पाकिस्तान नादरा से वो निकाहनामा रजिस्टर करवा के केस अप्लाई कर दे, या इंग्लिश शादी करनी पड़ेगी उसको? इंग्लिश देखें, चूंकि वो यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई जी देखें, चूंकि वो यहाँ पे है तो उसको इंग्लिश यहाँ के कानून के हिसाब से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और बेहतर ये है, अगर निकाह कर लिया है उन्होंने तो उनको यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहिए शादी। उसमें क्या इशू है कि वो यहाँ पे शादी रजिस्टर नहीं कराना चाहते? हेलो जी सर। मतलब कोई वजह है कि जो यहाँ पे वो शादी यहाँ पे रजिस्टर नहीं कराना चाहते? सर वो किसी ने बताया कि वो बड़ा तंग करते हैं, लड़के पास पेपर नहीं थे तो वो कह रहे थे कि हमें उसको डिटेन करेंगे, वो बड़ा तंग करते हैं, तो बेहतर है कि बाहर से ही करवा के। तो नहीं देखें, शॉर्टकट नहीं मारे। अगर जिस तरह आपने बताया निकाह भी हुआ है उनका,
तो उनको यहाँ पे शादी करनी चाहिए। देखें यूरोपियन कानून के हिसाब से अगर 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 कोई यहाँ पे यूरोपियन है, वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है, तो वो शादी कर सकती है किसी के साथ भी। उसके पास अगर स्टेटस नहीं है तो फिर भी वो शादी हो सकती है और उसका एक प्रोसीजर है। तो बिल्कुल यहाँ पे उनको शादी रजिस्टर करानी चाहिए। बेहतर है वैसे कि किसी वकील के पास जाके वो पूरा आपको गाइड कर देंगे शादी रजिस्टर कराने से पहले, और केस से रिलेटेड भी वो गाइड कर देंगे, लेकिन शादी मेरे हिसाब से ज़रूर करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला है, तो उसमें मैं फैमिली को बुला सकता हूँ अपनी? जी बिल्कुल, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। अच्छा, तो बहन भाइयों को जैसे बुलाना हो तो बुला सकते हैं? बहन भाई 1 हफ्ता हुआ अभी मिले हुए, तो वो देखें बहन भाइयों को तो आप खाली अगर विजिट पे स्पॉन्सर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं बुला सकते। फैमिली से मतलब मेरा ये है कि जो आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके बीवी बच्चे, तो आप उनको यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए बुला सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ, हरविंदरजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। तो मेरे पास रेजिडेंस परमिट है इधर यूके का। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी पे है जो वो बहुत लो है ना, साल की 16,000 पे है मेरी। जी जी। तो परमानेंट जॉब है मेरे पास और मेरी मिसेस और 2 बच्चे इंडिया में रहते हैं। तो क्या अगर वहाँ पे मेरी सेविंग हो अबाउट 39,000 पाउंड, कैन आई अप्लाई सेटलमेंट वीजा और नो? आपके पास जो रेजिडेंस परमिट है वो किस बेसिस पे है? वो मैंने शादी की थी इधर, अभी डिवोर्स हुआ है 2012 का हुआ है। तो अभी आपके पास इनडेफिनिट है ना? यस। अच्छा, और आपने क्या बताया कि आपके 2 बच्चे हैं और आपकी सेविंग्स जो है वो कितनी है? 39,000 है इंडिया पे, इंडिया। जी देखें, आपको कानून के हिसाब से तकरीबन 25,000 पाउंड की आपको इनकम की ज़रूरत है। अगर आपकी 25,000 की इनकम पूरी नहीं होती तो फिर एक फार्मूला के तहत आपको जो सेविंग शो करनी पड़ती है वो तकरीबन इसी के लगभग अराउंड 40-45 के करीब शायद, क्योंकि वो कैलकुलेट करना पड़ता है, इतना ही आपको सेविंग शो करनी पड़ेगी। तो अगर तो क्योंकि उसमें ये होता है कि 16,000 जो आपकी शॉर्टफॉल आ रहा है ना, तकरीबन आपने बताया कि 16,000 आपकी इनकम है, तो तकरीबन 25,000 आपको चाहिए। तकरीबन आपका 9,000 शॉर्टफॉल आ रहा है, तो 9,000 का जो फार्मूला है वो तकरीबन मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.5 के साथ। तो वो मुझे अभी इस वक्त तो नहीं मालूम कि कितना, तकरीबन 20,000 के करीब वो बनेगा, फिर 16,000 आपको तकरीबन इतनी ही चाहिए। लेकिन बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी सेविंग्स जो है वो कम है और इतनी नहीं है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपकी बीवी बच्चों को वीज़ा तो मिल जाए, लेकिन उनको 5 साल के रूट के बजाय 10 ईयर्स के रूट में डाल दिया जाए। तो बिल्कुल आप पॉसिबिलिटी हो सकती है, शायद आप स्पॉन्सर कर सकें, लेकिन बेहतर है कि किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। हरबिंदर साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं जुनेद बात कर रहा हूँ न्यू कासल से। जी जी जुनेद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पे EA नेशनल वीजा है, स्पाउस वीजा। जी जी। तो यहाँ पे मेरे हो गए 14 मार्च को 10 साल भी हो गए हैं मेरे। तो अभी मैंने ये पूछना था कि मैंने ILR अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे लाइफ इन द UK टेस्ट चाहिए होगा और प्लस मेरी वाइफ की वर्क हिस्ट्री भी चाहिए होगी 5 साल की, या वैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपके पास EEA डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा है तो इनको आपको बिल्कुल अपनी, क्योंकि आप अपनी वाइफ की बेसिस पे अप्लाई करेंगे, तो आपकी वाइफ की वर्क हिस्ट्री और वो सारा रिकॉर्ड चाहिए होगा कि लास्ट 5 ईयर्स का कि आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं लास्ट 5 ईयर्स में और आप लोग इकट्ठे रहते रहें।
जहाँ तक लाइफ इन द यूके और इंग्लिश का ताल्लुक है तो वो आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको बहरहाल उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ EEA नेशनल डिपेंडेंट, तो आपको लाइफ इन द यूके और इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर सलमान बोल रहा हूँ शेफील्ड से। जी डॉक्टर साहब बोलिए, क्या सवाल है? जी सो मैं एज ए वर्क डॉक्टर काम कर रहा हूँ यूके में और आई वाज ऑन टियर 2 वीज़ा जिसमें मैंने 5 साल गुजारे और मुझे ILR मिला नवंबर में लास्ट ईयर। तो मैं नेशनलिटी के लिए पासपोर्ट के लिए ड्यू हूँ आफ्टर स्पेंडिंग 1 ईयर ऑन माय ILR। तो जो कि इस साल नवंबर में आएगा। सो मेरी वाइफ अभी 4 साल गुजारे मेरे साथ उन्होंने एज ऑन स्पाउस वीजा एंड शी इज ड्यू फॉर ILR इन अगस्त, कमिंग अगस्त। सो क्वेश्चन ये है मेरा कि नवंबर में जब मुझे नेशनलिटी मिल जाएगी बाय देन मेरे वाइफ के साथ ILR होगा, सो मैं वाइफ के लिए भी नेशनलिटी स्टेटस पे अप्लाई कर सकता हूँ या शी हैज टू स्पेंड एन ईयर ऑन ILR जैसे मैंने स्पेंड किया है एंड नेक्स्ट ईयर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उनको 1 साल गुजारना पड़ेगा जैसे कि आपने किया है। जब उनको इंडेफिनिट मिल जाता है तो फिर उनको एक साल गुजारना पड़ेगा, फिर उसके बाद नेशनलिटी के लिए वो अप्लाई कर सकेंगी। आमतौर पे जनरली स्पीकिंग अगर कोई स्पाउस वीज़ा पे आता है, स्पाउस ऑफ अ सेटल्ड पर्सन, तो फिर वो जो है स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकता है जब उनको इंडेफिनिट मिलता है। लेकिन चूंकि आपकी वाइफ टियर 2 पे डिपेंडेंट थी आपके ऊपर, तो वो मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से वो स्ट्रेट अवे इंडेफिनिट नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगी जब उनको इंडेफिनिट मिलता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो यस जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, कौन सा बोल रहे हैं? जी सर, मेरा नाम आदिल है। मेरा आपसे सर 2 क्वेश्चन है मेरे सर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर किसी ने मतलब किसी कंट्री के लिए असाइलम किया हो, मतलब किसी ने पाकिस्तान के लिए किया फॉर एग्जांपल, और वो 5 ईयर का उसको वीज़ा मिल जाए, वो 5 ईयर का पीरियड गुजार के उसको इंडेफिनिट मिल जाए, वो पाकिस्तान जाए वापस आए, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या नहीं, फिर उसको नेशनलिटी का वेट करना पड़ेगा? एक ये क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सर रिसेंटली वीज़ा मिला है 2 वीक पहले, ये 10 ईयर के रूट पे, पेरेंट रूट पे 2.5 साल का वीज़ा मिला है 2 वीक पहले। तो मैं चाहता हूँ इसको मैं 5 ईयर के रूट पे स्विच करूँ सर, तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जस्ट ये बता देखें। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, जब किसी को रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो मिल जाता है और उस बेसिस पे इंडेफिनिट मिल जाता है, तो जब एक मरतबा इंडेफिनिट मिल जाता है तो फिर वो अगर ख़तरा उनको ख़त्म हो गया है तो वो अपने मुल्क जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब वापस आप आएंगे तो क्वेश्चनिंग हो सकती है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है और अपने मुल्क में ख़तरा नहीं रहे तो आप जा सकते हैं। बेहतर यही होता है अगर आप किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं कि जब नेशनलिटी मिल जाए तो फिर उसके बाद ही अगर जाएँ तो बेहतर होता है। जहाँ तक पेरेंट रूट पे आपको 10 ईयर्स की बेसिस पे 10 ईयर्स के रूट पे आपको वीज़ा मिला है, तो उसको देखें स्विच उस सूरत में तो किया जा सकता है कि जब आपको इनिशियल जब 10 ईयर्स रूट पे डाला था उस वक्त आप लीगल थे और आप यहाँ पे ओवर स्टेयर नहीं हुए। लेकिन मुझे जो आपकी बातों से लग रहा है वो यही लग रहा है कि शायद आप थ्रू आउट लीगल नहीं थे। अगर ऐसी बात है तो फिर आप 5 ईयर्स पे स्विच नहीं कर सकते। अगर आप थ्रू आउट लीगल थे और आपको 10 ईयर्स रूट पे डाला है फिर आप स्विच कर सकेंगे, और उसमें फिर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और यही प्रूव करना होगा कि आप जो है बच्चे के साथ आपका कांटेक्ट है या बच्चे के साथ आप रह रहे हैं। बेहतर है क्योंकि मुझे आपके फुल सर्कमस्टांसेस का नहीं मालूम, बेहतर है किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मेरे नेफ्यू है उसको वीजा लगा है अभी MSc करने के लिए, पायलट स्टडी वीजा। कौन सा वीजा लगा है? क्वेश्चन ये कि अगर वो यहाँ आता है MSc, हेलो जी जी, अच्छा ऑन, अगर वो MSc करता है तो उसमें अब क्या रूल है कि उसको आया वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई करने पड़ेगा कि यहाँ रहते हुए वो कोई अगर जॉब ढूंढ लेता है?
क्योंकि वो इस तरह स्पेंड नहीं करना चाह रहे कि अगर उसको वापस जाना पड़ जाए, एमएससी कर भी ले। देखें, अगर फ्यूचर ऑप्शंस हैं रहने के और नौकरी करने अगर वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं और उनको यहाँ पे जॉब मिलती है और कोई उनको स्पॉन्सर करता है, कोई एम्प्लॉयर जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है और वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करते हैं, तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। फ़िलहाल तो यही है कि वो स्विच कर सकते हैं यहाँ से वो टियर 2 लीव पे। अगर कोई स्पॉन्सर जो उनको एम्प्लॉयर जो है स्पॉन्सर करना चाहता है और उसके पास लाइसेंस भी है और वो रिक्वायरमेंट भी मीट करते हैं टियर 2 की। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि एक मतलब फिर ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो स्क्रीन पे इस वक्त ईमेल एड्रेस आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे प्रोग्राम के बाद किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। बीवी से नाचाकी की बदौलत मेरा बच्चों से रब्ता मुनक़ता हो गया था, मगर जैक सोलिसिटर्स की प्रोफेशनल रहनुमाई की वजह से अब मैं अपने बच्चों के साथ मुकम्मल राब्ते में हूँ। जैक सोलिसिटर्स की एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए जैक एसोसिएट्स सोलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208 478 1391। आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। अब चूंकि वक्त थोड़ा रह गया है, बगैर कोई वक्त ज़ाय किए अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं वसीम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा करंटली रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ है और मेरा भी डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है। जी 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 बोले वसीम साहब। सवाल ये है सर जी कि अभी डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, तो इस मीन टाइम में मैं अगर नेक्स्ट शादी का हो तो मैं कर सकता हूँ या मुझे वेट करना पड़ेगा? जब तक आपकी डिवोर्स नहीं होती तो आप दूसरी शादी तो नहीं कर सकते ना, आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपकी डिवोर्स फाइनल हो जाती है तो फिर ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। हालांकि डाइवोर्स अप्लाई हो चुकी है और वो सेकंड स्टेज पे है, तो मीन टाइम स्टिल आई हैव टू वेट फॉर फुल डिसीजन। बिल्कुल, जब तक के डिक्री एब्सोल्यूट जिसे हम कहते हैं, यानी कि फाइनल डिवोर्स, वो जब तक नहीं हो जाती उस वक्त तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। मैंने पूछना था कि मेरे अम्मी अब्बू यहाँ आते रहते हैं, मैं यहाँ पर ब्रिटिश हूँ, तो अब वो काफ़ी एज हो गई है और वहाँ पर सब बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, तो मैं चाह रही थी कि वो मेरे पास यहीं पर रुक जाएं, तो मैं उनको किस बेस पर यहाँ पर अपने पास रख देखिए, जनरली स्पीकिंग जब कोई विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आता है तो वो किसी भी दूसरे वीज़े पे स्विच नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब आपके अम्मी अब्बू यहाँ पे आए हैं, विजिट वीज़ा पे आए होंगे, तो यहाँ पे अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते अनलेस के सिचुएशन कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हों। जब वो आए हों तो सर्कमस्टांसेस कुछ और हों, अब कुछ और सर्कमस्टांसेस हैं, और ऐसी सूरत में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि वहाँ पे बिल्कुल उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो एकदम से तबीयत ख़राब हो गई है और वो अकेले रह नहीं सकते, हालात चेंज हो गए हैं। मैं आपको बिल्कुल एक जनरल सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो तब ऐसी सूरत में उनकी कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन हो तो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बेहतर तो ये है कि अगर आप उनको स्पॉन्सर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो परमानेंटली आपके पास रहें, तो वो वापस पाकिस्तान जाके और वहाँ से सेटलमेंट वीज़े के लिए आपके डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई करें। ऑल्दो कि वो वीज़ा भी मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ये एक रूट है। बाकी क्या आपके सर्कमस्टांसेस हैं पेरेंट्स के और क्या सिचुएशन है, उस पर मैं आपको यही बोलूँगा कि बेहतर है किसी वकील से जाके डिटेल में इस सिलसिले में डिस्कस करना। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सर नफीस अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहता हूँ पाकिस्तान से विजिट वीज़े पे जी, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स जो है ना रिक्वायर होंगे और कितने चांसेस हैं? देखिए, विज़िट वीज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, तो उसमें दो पहलू होते हैं विज़िट वीज़े के। एक तो ये है कि जो विज़िटर आ रहा है यहाँ पे उसके अपने पाकिस्तान में क्या सर्कमस्टांसेस हैं और कितने स्ट्रांगली वो कनेक्टेड हैं अपने मुल्क के साथ।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, कारोबार, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जितना कोई शख्स अपने मुल्क में इस्टेब्लिश्ड होगा उतना जो है वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो समझेगा कि अगर ये जाता है तो ये वापस भी आएगा। तो और दूसरा फिर जो दूसरा पहलू है वो ये होता है कि जी वहाँ पे पर्पस क्या है, किन के पास जा रहे हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप अपनी जो मदर इन लॉ को बुला रहे हैं, तो आपकी मदर इन लॉ अगर ऑब्वियसली आपके अगर फादर इन लॉ हैं, हयात हैं, ज़िंदा हैं, आपकी मदर इन लॉ किन के साथ रह रही हैं, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उस सारे का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, क्या करती हैं आपकी मदर इन लॉ या उनके हस्बैंड क्या करते हैं, बिज़नेस क्या है, किस पे वो डिपेंडेंट हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ देना होगा, जिससे ये प्रूफ हो कि वो वहाँ पे अच्छा खासी इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी अपनी फैमिली है वहाँ पे, वो और इकोनॉमिकली और सोशली वेल कनेक्टेड हैं। फिर आपका जो है यहाँ से स्पॉन्सरशिप आपकी, अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका ख़र्चा वगैरह आप उठाएंगे, तो फिर आपकी तरफ से स्पॉन्सरशिप लेटर वगैरह, आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स, आपके पासपोर्ट वगैरह, उसकी कॉपी सर्टिफाइड, ये सारा कुछ आप भिजवा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें को जो है देखना पड़ता है, उसी हिसाब से फिर आप एप्लीकेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ नफीस साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब मैंने पहले भी कॉल की थी कि मेरे छोटे बेटे को मिल गया 7 ईयर की पॉलिसी पे और बड़ों को नहीं मिला, तो मैंने आधा जवाब दिया आपने कि बाकी जो मेरी बेटी और बेटे का बायोमेट्रिक आया है, तो इसको क्या समझे हम, गुड साइन है ये? और एक बेटी को नहीं आया और उसका उनको साइनिंग पे भी लगा दिया 6 महीने के, इंटरव्यू के दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल याद आ गया। मैं आप जो अब उन्होंने अप्लाई, तीनों ने असालम के लिए अप्लाई किया ना जी, इकट्ठे गए थे वो। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बायोमेट्रिक का जो अगर लेटर आता है तो वो दे ही रहे हो, होम ऑफिस के अपने कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना, ये तो उनके केस पे डिपेंड करेगा कि उनका असाइलम का केस क्या था, उसकी कितना वो स्ट्रॉन्ग केस था, इंटरव्यू वगैरह क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या एविडेंस है, ये इन सारी चीज़ों पे। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर बायोमेट्रिक लेटर आया तो दे ही रहे हैं कि नहीं। और जहाँ तक आपका तीसरा बच्चे का जिसको साइनों पे लगाया और उसका बायोमेट्रिक कोई नहीं आया, अगर तीनों ने अप्लाई किया था तो आपके जो वकील हैं या उनके जो वकील हैं उनको चाहिए कि वो होम ऑफिस से रब्ता करें और उनसे पूछें कि बाकियों को बायोमेट्रिक भेजा है, इनको क्यों नहीं भेजा, तीनों इकट्ठे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका केस का डिसीजन आ गया है, रिफ्यूज़ किया है। आमतौर पर साइनिंग के लिए जब आप कोई भी असाइलम के लिए अप्लाई करता है तो सारों को लगाते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि बाकी के 2 बच्चों को नहीं लगाया। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो शायद दे भी रहे हो उनका, लेकिन कुछ कहना मुश्किल है जब तक कि डिसीजन होम ऑफिस का आता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मैं फोजिया बात कर रही हूँ। मैंने ये पता करना था कि अगर मैंने अडॉप्शन करनी हो पाकिस्तान से और अपने रिलेटिव की करनी हो और वो बेबी ऑर्फन हो, तो उसका प्रोसीजर यहाँ से मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ और मुझे इनिशियल क्या स्टेप उठाना चाहिए? देखिए उसका एक तो ये है कि आपको पाकिस्तान के कानून के हिसाब से अडॉप्ट करना होगा। दूसरा जो है, यहाँ पे आप अपने लोकल काउंसिल, लोकल अथॉरिटी से रब्ता करेंगे और उनको आप बताएंगी कि इस तरह आप अडॉप्शन कर रहे हैं। उनका सारा एक प्रोसीजर होता है, वो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस से आप गुजरेंगी। वो आपको अगर ओके कर देते हैं, यहाँ से वो आपको एक इशू करेंगे लेटर कि जी हाँ सेटिस्फाइड हैं वो भी। तो फिर आपको जो आपने अडॉप्ट किया होगा उनको बुलाना आसान होगा। तो आपको चाहिए कि अपनी लोकल काउंसिल से रब्ता करें और उनको सारी सिचुएशन बताएं कि आप अपने जिसको भी अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो वो फिर आपको पूरा गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? मनीष साहब बोल रहे हैं जी। कौन सा? मैं मनीष बोल रहा ਸੀਗਾ जी मनीष नाम मेरा। मैं पूछना चाह रहा ਸੀ कि मैं अपनी वाइफ ਨੂੰ कहना ਚਾਹੁੰਦਾ कि जो ਉਹਦਾ कोई जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट था वो ना पास कर सके तो फिर? देखिए इंग्लिश का जो टेस्ट है वो तो मस्ट है। अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो वो ज़रूरी है, अनलेस कि वो किसी मेडिकल रीजंस की वजह से अगर कोई टेस्ट नहीं कर सकता तो फिर एक अलग सूरत हाल है।
लेकिन अदरवाइज़ उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पास कर सकती उनको कोर्स करना पड़ेगा, और उनको अगर वो आप बुला रहे हैं उनको तो उनको इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा, अनलेस कि मैंने जैसे कहा है कि मेडिकल रीजंस की वजह से वो नहीं कर सकती, तो फिर एक दूसरी सूरत हाल है, फिर डॉक्टर का लेटर, रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी मैं न्यू कैसल से रुखशंदा हमीद बोल रही हूँ जी। मैंने ये पूछना था कि मैं यहाँ पे इंग्लैंड में 18 साल हो गए रह रही हूँ। मैं नॉर्वे से इधर आई हूँ, मेरे पास नॉर्वेजियन नेशनलिटी है जी। और मैं अपनी अम्मी को बुलाना चाह रही हूँ पाकिस्तान से, तो उसके लिए क्या करना होगा? पर मेरी अम्मी यहाँ पे 2-3 दफा आ चुकी हैं, पर लास्ट टाइम जब वो आई थी 7 साल पहले वो ओवर स्टे कर चुकी थी यहाँ पे। तो उसके बाद 2 दफा मेरे भाई ने अप्लाई किया उनका विजिट के लिए, मगर वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आप ओवर स्टे करके आई हैं। तो अब मैं क्या करूं कि वो दोबारा आ सकें इधर? आप उनको विजिट वीजे के लिए बुलाना चाह रही हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए? नहीं, विजिट के लिए, विजिट के लिए। आप देखिए, आप यही कर सकती हैं, दोबारा उनको वो दोबारा एप्लीकेशन कर सकती हैं और वो एक्सप्लेन कर सकती हैं कि वो जो ओवर स्टे हुई थी, वो जो भी पिछली मरतबा जब उन्होंने अप्लाई किया था उसको रिफ्यूज़ किया था, उसके जो भी रीजंस थे उसको एक्सप्लेन करके सही तरीके से कि क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से वो उन्होंने ओवर स्टे किया था, और अगर 6-7 साल पहले उन्होंने ओवर स्टे कर लिया था तो अब क्या रीजंस हैं, क्यों, किस तरह आप उनको यकीन दिलाएंगी कि वो अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे और ओवर स्टे नहीं होंगी। तो अगर वहाँ पे आपकी वालदा अच्छी तरह सेटल्ड हैं, आपके भाई के साथ रह रही हैं, जिसके साथ भी वो अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं, तो उस सिलसिले में सारी डॉक्यूमेंटेशन लगानी चाहिए, और तरीका तो यही है कि उनको दोबारा से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हेलो हरदीप सिंह बोल रहा जी पीटरबरो तो। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ते ना मैं पूछना सी ना, मैं 2 महीने हो गए ना, मैं रेड पासपोर्ट अप्लाई किया है ना। कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए जी। 8 वीका हो गई हैं, 8-9 वीका। 2 महीने हो गए, और क्या किस चीज के लिए अप्लाई किया आपने? सिटीजनशिप अप्लाई की थी जी अपने पासपोर्ट की। जी जी। ते वो ना पैसे भी कट बैठे, सब कुछ ले बैठे, पर उन्होंने ना कोई लेटर, ना कोई ईमेल, ना कुछ। देखिए सिटीजनशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया है ना, तो आजकल जो मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से आजकल टाइम ज़्यादा लग रहा है। आजकल 6-6 महीने या इससे ज़्यादा का टाइम लग रहा है, जो मैंने देखा है सिटीजनशिप के लिए। अगर पैसे जो हैं वो कट गए हैं, तो इसका एक तो अच्छी बात है कि होम ऑफिस को या वो नेशनलिटी डिपार्टमेंट को मिल गई हुई है आपकी एप्लीकेशन, और वो उसको देख रहे हैं। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आपको चाहिए कि आप उनको, अगर आपने ख़ुद से अप्लाई किया तो उनको एक आध लेटर या ईमेल कर दें होम नेशनलिटी डिपार्टमेंट को कि जी मैंने इस तरह ये एप्लीकेशन की थी और उसकी फ़ीस भी कट गई है, तो मुझे काइंडली आप कंफर्म कर दें कि एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आजकल एप्लीकेशंस में ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं महमूद बोल रहा हूँ। अजहर महमूद, कुछ बात पूछनी थी सॉलिसिटर साहब से। जी महमूद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं पूछा था कि मेरा बेटा आया था स्टूडेंट वीजे पे। जी जी। उसका वीजा नेक्स्ट मंथ फिनिश हो रहा है। जी जी। तो हम वो वीजा एक्सटेंड हो सकता है? उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया यहाँ पे। जी जी। वो ये बात पूछनी थी। और दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया उन्होंने? मेरे स्टेप डॉटर है, उसने वीजा अप्लाई किया था यहाँ पे तो जनवरी में, तो इमिग्रेशन वालों ने अपना यानी कि कैश विड्रॉल कर लिया था केस अपना, तो अब यानी कि मार्च एंड आ गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया उस चीज का। लेकिन जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या डिप्लोमा किया यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या क्या? नहीं, उसने डिग्री की है रूरल यूनिवर्सिटी से। तो अगर वो फिर मास्टर्स करना चाहें या उसमें वो करना चाहें, तो फिर उनको आगे एडमिशन लेना पड़ेगा ना, कैश लेटर मिलके फिर वो अपना एक्सटेंशन करा सकते हैं। नहीं, उन्होंने मास्टर ही किया है ना। अच्छा, मास्टर्स ही की है, तो फिर देखें हाँ अगर फिर उसके बाद वीजा यानी कि किसी किस्म का एक्सटेंड करवा सकते हैं 3-4 महीने के लिए कि वो अपनी दूसरी जॉब अप्लाई कर सके यहाँ। देखिए वीज़ा वैसे तो एक्सटेंड नहीं होगा 3-4 महीने के लिए खाली,
अनलेस के वो जिस तरह अगर उन्होंने मास्टर्स कर लिया है तो वो PhD करना चाहें या ऐसी सिचुएशन हो। जनरली स्पीकिंग कोई इस तरह तो नहीं है कि वो खाली 3-4 महीने के लिए एक्सटेंड करें, लेकिन अगर उनके पास अभी वीज़ा है और उनको कोई जॉब मिल जाती है इस दौरान, तो फिर वो ये है कि Tier 2 जो कि उनको स्पॉन्सर कर सकें और Tier 2 की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करते हैं, तो फिर उस बेसिस पे वो Tier 2 के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि 2-4 महीने के लिए कोई तरीका निकला है, लेकिन ज़रा डिटेल में बात करनी होगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। मेरा ईमेल एड्रेस अगर नोट करना चाहें तो इस वक्त ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस ईमेल एड्रेस पे भी मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इससे मज़ीद डिटेल में तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकूँगा। तो नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा वीनस टीवी पे मुलाकात होगी। और अगर आपने मेरा ईमेल नोट किया है तो मुझसे आप ईमेल पे किसी वक्त रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मुश्किल कानूनी मसाइल से डील करने के लिए आपको ज़रूरत है एक ऑथेंटिक लॉ फर्म की, एक ऐसी फर्म जो मजबूत और पॉजिटिव रेपुटेशन रखती हो। आपको जरूरत है जैक सोलिसिटर्स की, जिसकी एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टीम हर तरह की कानूनी मसले में आपकी मुश्किल आसान बना सकती है। इमिग्रेशन, फैमिली, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन या किसी भी कानूनी मसले के हल के लिए जैक एसोसिएट्स सोलिसिटर्स से फौरन राब्ता करें। 0208 478 1391